गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी के कोर्स में जो पेपर 9 है रिसर्च मैथोलॉजी का, उसमें आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के अंतर्गत जो सोर्स ऑफ डाटा है उसकी चर्चा हम करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है या टाइप्स ऑफ डाटा है वो क्या है। तथ्यों के जो स्रोत हैं जिसमें हम जानते हैं कि प्राइमरी सोर्स और द्वितीय सोर्स होते हैं, तो उनको हम जानेंगे कि ये प्राइमरी सोर्स क्या हैं और सेकेंडरी सोर्स क्या हैं। और इस क्लास में हम लोग पहले सोर्सेस को जानेंगे, उसके डिफिनीशंस को जानेंगे और उसके बाद वन बाय वन करके हम लोग जो प्राइमरी या प्राथमिक स्रोत हैं उसको और फिर द्वितीय जो स्रोत होते हैं डाटा कलेक्शन का, इन दोनों स्रोतों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक शोध में जो तथ्य होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका रोल होता है, क्योंकि तथ्यों के माध्यम से ही हम समस्याओं के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और इसलिए जो ये तथ्य हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनका रोल हमारे रिसर्च के अंदर होता है। और अगर हम सामाजिक अनुसंधान या शोध में जो है विभिन्न तरह से सूचनाओं को या तथ्यों को आवश्यकता होती है, विभिन्न तरह के तथ्यों और सूचनाओं की आवश्यकता होती है, और इस तरह से हम इसको तथ्यों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वो प्राथमिक तथ्य या सूचनाएं और दूसरा द्वितीय तथ्य या सूचनाएं, सेकेंडरी डाटा। पहला प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी डाटा। अब हम देखते हैं प्राइमरी डाटा क्या है। तो प्राइमरी डाटा या प्राथमिक तथ्य जो होते हैं वे मौलिक सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं या आंकड़े होती हैं जो कि अनुसंधानकर्ता वास्तविक अध्ययन स्थल पर जाकर विषय या समस्या से संबंधित जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार के द्वारा, अनुसूची के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, प्रश्नावली के माध्यम से या जो भी प्राथमिक स्रोत हैं उनके माध्यम से या प्रत्यक्ष निरीक्षण करके जो है वो प्राप्त करता है। तो ऐसी सूचनाएं या तथ्य जो हैं वो प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। प्राथमिक तथ्य और प्राथमिक तथ्य प्राथमिक इस अर्थ में होते हैं कि उन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन उपकरणों की सहायता से पहली बार जो है एकत्रित करता है अपने अध्ययन के लिए। इसलिए उसको हम प्राइमरी कहते हैं या उसको हम प्राथमिक कहते हैं, क्योंकि वो अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं उसके द्वारा पहली बार जो है वो डाटा जो है वो एकत्रित किया जाता है, इसलिए उसको हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। निरीक्षण इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। जो प्राथमिक स्रोत होता है उसको हम दो तरह से एकत्रित कर सकते हैं। पहला, जो जीवित व्यक्ति हैं, जीवित व्यक्तियों से, और दूसरा प्रत्यक्ष निरीक्षण। हम उनको दो तरह से एकत्रित कर सकते हैं प्राथमिक स्रोत को। पहला जो जीवित व्यक्ति हैं उनसे, और दूसरा हम इसको प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। और प्रथम जो स्रोत है जिसमें हम जीवित व्यक्तियों से एकत्रित करते हैं कि अंतर्गत व्यक्ति आते हैं, तो जो
अध्ययन विषय या समस्या से संबंधित जो व्यक्ति ज्ञान रखता है अथवा दीर्घ समय से उससे घनिष्ठ संपर्क में हो उस समस्या से, तो उस व्यक्ति के पास जाकर जो है हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और इस तरह से प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत जो जीवित व्यक्ति हैं उनसे हम मिलकर प्रत्यक्ष निरीक्षण जो विधियां हैं हमारी, चाहे इंटरव्यू के माध्यम से हम करें या अनुसूची के माध्यम से करें या हम उसको प्रश्नावली के माध्यम से करें, तो इन माध्यमों से जो है हम जाके उस व्यक्ति से जो उस घटना से संबंधित है, काफ़ी दिनों से उसको उस घटना की जानकारी है, तो उस व्यक्ति से जाके हम डायरेक्टली उससे डेटा कलेक्शन करते हैं, तथ्यों का संग्रह करते हैं। दूसरा जो होता है वह है कि जो प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा, मतलब हम निरीक्षण करके करते हैं, मतलब प्राकृतिक जो प्राथमिक जो तथ्य होते हैं उसका दूसरा जो स्रोत है वो प्रत्यक्ष निरीक्षण है। और इस प्रकार के निरीक्षणों के द्वारा निरीक्षण मीन्स ऑब्जर्वेशनों के द्वारा एक समुदाय या समूह के जीवन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और अनुसंधानकर्ता जो है ने पक्षपात या मिथ्या झुकाव इसमें कोई मतलब इसका पक्षपात अगर नहीं किया जाएगा अनुसंधानकर्ता के द्वारा, तो डायरेक्ट हम उस व्यक्ति के समूह या जो समुदाय है उसके द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा बिल्कुल न्यूट्रल रहकर, तटस्थ रह के जो है हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार संबंधी तथ्यों को एकत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है एकत्रित करने के लिए। और जो सहभागी जो निरीक्षण के द्वारा जो हम समुदायों का अध्ययन करते हैं, समुदायों के जीवन संबंध के बारे में अध्ययन जो करते हैं, इसके अतिरिक्त वो गुप्त बातों का भी जो हम जान पाते हैं जो हमारे शोध से संबंधित होता है। एक निरीक्षण के माध्यम से हमने अवलोकन के अंतर्गत सहभागी और असहभागी अवलोकन का पढ़ा था, और उसमें जो है जो सहभागी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है उसके अंतर्गत जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्राथमिक स्रोत हैं उसको दो आधारों पर, प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत दो आधारों पर हम डाटा का संग्रह करते हैं। पहला तो जो जीवित व्यक्ति हैं, उस शोध से रिलेटेड जो भी जीवित या रिलेटेड व्यक्ति हैं उनके पास जाके डायरेक्ट हम बातचीत करके या जो हमारे प्राथमिक प्रविधियां हैं उनका इस्तेमाल करके करते हैं। नहीं तो फिर दूसरा जो संस्थाएं हैं या जो समुदाय है या जो भी लोगों का समुदाय है, उस समुदाय का अध्ययन जो है वो हम निरीक्षणों के माध्यम से करते हैं। तो ये दो तरह के हैं। अब आते हैं हम दूसरा जो है जो सेकेंडरी डेटा है उसको वो क्या है। तो सेकेंडरी डाटा जो होता है या सेकेंडरी द्वितीय स्रोत या द्वितीय तथ्य जो होते हैं, सूचनाएं और आंकड़े, जो कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा अनुसंधानकर्ता को प्रकाशित और अप्रकाशित प्रलेखों, रिकॉर्ड, सांख्यिकी, पांडुलिपि, पत्र, डायरी से प्राप्त होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है इनको द्वितीय तथ्यों की तथ्य कहते हैं। और द्वितीय तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषता यह होती है कि ये तथ्य और सूचनाएं या आंकड़े स्वयं अनुसंधानकर्ता अपने कार्य में उपयोग करने के लिए एकत्रित करता है। और द्वितीय तथ्य हैं भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रथम थे प्राथमिक स्रोत भी दो प्रकार के थे, तो इसी तरह से द्वितीय स्रोत भी जो हैं उसको हम दो तरह से उसको विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वो है व्यक्तिगत प्रलेख, जिसको हम लोग पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, और इसके अंतर्गत जैसे आत्मकथाएं हैं, डायरी हैं, पत्र हैं आदि इसमें शामिल होते हैं। और दूसरी जो सार्वजनिक प्रलेख हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंतर्गत जैसे रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड, पुस्तकें, जनगणना रिपोर्ट, विशिष्ट कमेटियों के रिपोर्ट, समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाएं आदि हैं। और इस तरह से
सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत भी हम दो तरह से तथ्यों को एकत्रित करते हैं। पहला जो है वो है कि व्यक्तिगत प्रलेख के रूप में जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है उसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। व्यक्तियों के आत्मकथाएं, डायरियाँ या पत्रों के माध्यम से जो हम तथ्यों का संग्रह करते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सार्वजनिक जो प्रलेख होते हैं जिसमें रिकॉर्ड, पुस्तकें, जनगणना रिपोर्ट, बहुत विभिन्न जो समितियां होती हैं उनकी कमेटियों की रिपोर्ट, और साथ ही साथ जो समाचार, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सब हैं। और आधुनिक युग में हम गूगल साइट्स ये सब को भी हम ले सकते हैं। तो उसके माध्यम से जो सूचनाएं हम एकत्रित करते हैं वो सभी जो सूचनाएं होती हैं वो द्वितीय स्रोत के रूप में होती है। देखिए, प्राथमिक स्रोत में व्यक्ति जो है, जो डाटा प्राथमिक स्रोत में जो डाटा कलेक्ट करता है वो पहली बार उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो हमने द्वितीय स्रोत पढ़ा वो पहले से किए हुए रहते हैं, वो संग्रहित रहते हैं, और वहाँ से जाके व्यक्ति जो है कुछ अपने सोच से संबंधित चीज़ों को लिख कर, पढ़ कर या उसको लेता है या यूज़ करता है। तो ये डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस है जिसको आपको याद रखना होगा या समझने की कोशिश करनी होगी। जो एक महत्वपूर्ण इसी के अंतर्गत एक विद्वान है लुंडबर्ग, उन्होंने कहा है कि जो शिलालेख हैं, स्तूप हैं या विभिन्न खुदाइयों के द्वारा प्राप्त जो अस्थि पिंजर हैं और भौतिक वस्तुएं आदि जो हैं वो भी ऐतिहासिक स्रोत से प्राप्त तथ्य या सूचनाएं भी जो हैं वो द्वितीय स्रोत का माध्यम होती हैं या उसके अंतर्गत आती हैं। उन्होंने लुंडबर्ग ने उन सभी को भी द्वितीय स्रोत माना है। और इस तरह से जो है उन्होंने जो भी ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, उसको भी सेकेंडरी डाटा के रूप में वह हम यूज़ करते हैं। अब है कि ये जो सूचनाएं हैं जो हमने अभी प्राथमिक और द्वितीय सूचनाओं के बारे में पढ़ा, तो ये जो सूचनाएं हैं इसको विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम से पुकारा जाता है या बोला जाता है। जैसे कि हमने देखा कि दो तरह के जो हैं वो सूचनाएं होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय, और दोनों प्रकार के तथ्यों को अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किया जाता है क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। और इन स्रोतों को हम अब जो है हम विभिन्न विचारकों के द्वारा क्या डिफाइन किया गया है उसको जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो श्रीमती यंग जो हैं उनके अनुसार जो सूचनाएं होती हैं और सूचनाओं को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। एक तो उन्होंने उसको प्रलेखीय स्रोत कहा है, डॉक्यूमेंट्री सोर्स कहा है, और दूसरा उन्होंने उसको कहा है क्षेत्रीय स्रोत यानी कि फील्ड सोर्स का के नाम से कहा है। और प्रलेखीय स्रोत के अंतर्गत उन्होंने पुस्तक, रिकॉर्ड, लिपि, डायरी, पांडुलिपियाँ, पत्र आदि को सम्मिलित किया है, जबकि क्षेत्रीय जो स्रोत है, स्रोत के जो विषय हैं के संबंध में वास्तविक जानकारी रखने वाला अथवा विषय से संबंधित व्यक्तियों को सम्मिलित किया है लुंडबर्ग ने, श्रीमती यंग ने। और इसी तरह एक और भी विचारक हैं, उन्होंने सूचनाओं को प्रोफेसर बैगले ने इन्होंने भी सूचनाओं को दो तरह से विभाजित किया है, और उन्होंने कहा है उसको प्राथमिक और द्वितीय स्रोत के रूप में विभाजित किया है। और कहा है कि प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अध्ययन विषय से संबंधित वास्तविक व्यक्ति और प्रत्यक्ष निरीक्षण आता है, और जबकि द्वितीय स्रोत के अंतर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा प्रकाशित या अप्रकाशित अथवा लिखित प्रलेख जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। ये प्रोफेसर बैगले ने इसको डिवाइड किया है कि किस तरह से सूचनाएं होंगी। अगले जो हमारे विचारक हैं श्री लुंडबर्ग, इन्होंने सूचनाओं को दो तरह से इन्होंने भी विभाजित किया है, और उन्होंने कहा है पहला जो उन्होंने डिवाइड किया है वो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में डिवाइड किया है, जिसको हिस्टोरिकल सोर्स कहते हैं। और हिस्टोरिकल सोर्स के अंतर्गत उन्होंने दो डिवीज़न फिर किया है, और उसके उन्होंने पहला जो उसमें रखा है जिसमें प्रलेख, कागजात, शिलालेख आदि को शामिल किया है,
और दूसरा जो उन्होंने रखा है ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो भूतत्वीय स्तरें हैं, खुदाई से प्राप्त जो वस्तुएं मिली हैं उनको वो कहते हैं। ये ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत रखा है। दूसरा जो उन्होंने सोर्स बताया है वो बताया है उन्होंने क्षेत्रीय स्रोत। तो क्षेत्रीय स्रोत जो उन्होंने बताया है उसके अंतर्गत भी उन्होंने 2 डिवीजन किया है। एक में जीवित व्यक्तियों की से प्राप्त विशिष्ट सूचनाएं, जो लोग जीवित हैं उनसे प्राप्त सूचनाएं, और दूसरा उन्होंने रखा है कि क्रियाशील व्यवहारों का प्रत्यक्ष निरीक्षण, जो भी हो रही हैं घटनाएं उसका प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से हम जो सूचनाएं एकत्रित करते हैं। तो इस तरह से लुंडबर्ग ने ऐतिहासिक स्रोत और क्षेत्रीय स्रोत के रूप में सूचनाओं को विभाजित किया है। और जो लुंडबर्ग हैं उन्होंने ऐतिहासिक स्रोत को उन रिकॉर्डों का प्रतिनिधित्व कहा है कि जो ऐतिहासिक स्रोत जो हैं उन रिकॉर्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भूतकाल की घटनाओं के पीछे छोड़ गई हैं, जिनकी उन साधनों के द्वारा जिनकी प्राकृतिक साधनों के द्वारा ही उनको सुरक्षित रखा गया है, जो मानव से परे हैं। और उदाहरण के लिए जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि की खुदाई से मिले जो बहुत सारे अवशेष हैं जिनको मानव ने संरक्षित नहीं रखा, प्रकृति ने संरक्षित रखा है, तो या सिंधु घाटी की सभ्यता है के संबंध में बहुत सारे जो रहस्य हैं, इन सबों को जो है उन्होंने ऐतिहासिक स्रोत का वास्तविक महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा है कि इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा जो है बहुत सारी सूचनाएं जो हैं वो हमें प्राप्त हो जाती हैं। और इस तरह से ऐतिहासिक स्रोत के अतिरिक्त जो बहुत सारे विद्वानों के विचार हैं, जिसमें श्रीमती यंग हैं, प्रोफेसर बेंगले हैं और लुंडबर्ग हैं, और इन लोगों ने जो विभाजन किया है, तो इन सबों के विभाजन के आधार पर जो सूचनाएं हैं उसको 2 प्रमुख भागों में हम विभाजित कर सकते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। ठीक है। और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला जो डिवीज़न है उसमें हम लोग प्राथमिक स्रोत या क्षेत्रीय स्रोत पे कहते हैं उनको, पहला जो डिवीज़न है। और दूसरा जो है द्वितीय जो प्रलेख है, तो द्वितीय स्रोत के अंतर्गत जो दूसरा डिवीज़न है उसमें द्वितीय स्रोत या उसको हम प्रलेखीय स्रोत कहते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो ये प्राथमिक स्रोत हैं जिसको हम क्षेत्रीय स्रोत भी कहते हैं वो क्या है। ठीक है। तो प्राथमिक स्रोत, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि प्राथमिक स्रोत में डायरेक्ट व्यक्ति जो है इन्वॉल्व होता है और उसके द्वारा पहली बार उसी के व्यक्ति के द्वारा वो तथ्य जो है वो संग्रहित किए जाते हैं। तो प्राथमिक स्रोत या क्षेत्रीय स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जिससे कि सर्वेक्षण या शोधकर्ता पहली बार जैसा कि मैंने बताया स्वयं मूल तत्वों या सूचनाओं को प्राप्त करता है, और इस प्रकार एक विषय से संबंधित जीवित व्यक्तियों और घटनाएं ही प्राथमिक स्रोत होते हैं, जिनसे कि अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार तथ्यों को एकत्रित कर लेता है। श्रीमती यंग के अनुसार प्राथमिक या क्षेत्रीय जो सूचनाएं हैं, सूचनाओं के जो स्रोत हैं, उसको हम निम्न रूपों में उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला जो उसका अध्ययन हम करेंगे वो है प्रत्यक्ष निरीक्षण, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? तथ्यों को एकत्रित करने का एक प्राथमिक स्रोत जो है वो है प्रत्यक्ष निरीक्षण। निरीक्षण मतलब देखना, और निरीक्षण अवलोकन ये सब सेम ही चीज़ है। तो निरीक्षण का मतलब जिसको हम डायरेक्टली अपने आँखों से, अपनी इंद्रियों से देखकर महसूस करते हैं, उसको कहते हैं। तो प्राथमिक स्रोत प्रत्यक्ष निरीक्षण है, अर्थात अनुसंधानकर्ता जो है स्वयं अध्ययन स्थल पर जाकर अपने विषय से संबंधित घटनाओं को, वस्तुओं तथा व्यवहारों एवं स्वयं निरीक्षण करके सूचना एकत्रित करता है। मतलब इस तरह के जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है इसमें व्यक्ति खुद जाके सूचना एकत्रित करता है और समुदाय के
रहन सहन, रीति रिवाज, तीज त्योहार, भाषा, व्यवहार तथा समस्याओं से संबंधित प्राथमिक जितनी भी तथ्य या सूचनाएं होती हैं उसको प्राप्त करने का एक निर्भर योग्य जो है वो स्रोत जो है वो एकत्रित कर लेता है। और यदि निरीक्षण के दौरान अनुसंधानकर्ता अपने को पक्षपात की भावना तथा मिथ्या झुकाव से दूर रखने में समर्थ होता है तो यह निरीक्षण सहभागी अर्थात सामूहिक जीवन में स्वयं एक इकाई बनकर और प्रत्यक्षतः भाग लेकर निरीक्षण करना हो सकता है। और असहभागी अर्थात कभी कभी जाकर समुदाय के जीवन के व्यवहार को देखना। मतलब ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो सहभागी और दूसरा असहभागी। ये डिटेल्स में हमने जब टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शंस पढ़ा है उसमें हमने उस प्रविधि के अंतर्गत इन सभी प्रविधियों का अध्ययन जो है हम लोगों ने सेपरेटली किया है। काफ़ी डिटेल्स में हम लोग करेंगे या किए होंगे, तो उसको आप देख लेंगे। और इसके अंतर्गत दो तरह की महत्वपूर्ण जो विधि है जिसमें सहभागी तथा असहभागी। सहभागी मीन्स कि व्यक्ति जो है उस समुदाय का खुद हिस्सा बन जाता है, उसके रीति रिवाज, कल्चर, समाज, व्यवहार सब का उनके साथ रहकर उस समस्या से संबंधित सारी सूचनाओं को अवलोकन के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त करता है। और दूसरा होता है असहभागी। असहभागी में व्यक्ति जो है टाइम टू टाइम जो है उस संस्था या व्यक्तियों के समूह के पास जाता है और कुछ तथ्य जो है पूछ के एकत्रित करके लिख के लाता है। तो इस तरह से जो प्रत्यक्ष रूप से जो है वो यह जो है प्राथमिक जो स्रोत के रूप में व्यक्ति इस विधि के द्वारा तथ्यों को खोजता है, ढूंढने का प्रयास करता है। इसके बाद जो दूसरी इसी के अंतर्गत जो टेक्निक यूज़ की जाती है, प्रविधि यूज़ की जाती है, वो है प्रश्नावली। प्रश्नावली मीन्स क्वेश्चनायर। तो क्वेश्चनायर जब अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तृत होता है कि अनुसंधानकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह विषय से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर सूचनादाताओं से स्वयं संबंध स्थापित करके प्राप्त कर सके, तो वह प्रश्नों की एक सूची बनाता है और उसको डाक के द्वारा जो व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति है, उसके पास एक अनुरोध पत्र के साथ भेज देता है कि उन प्रश्नों का उत्तर वह भरकर वापस लौटा दे। और इसी तरह से प्रश्नावली इसी को जो है वो हम प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नों की लड़ी कहते हैं। और प्रारंभिक जो तथ्यों को एकत्रित करने की यह एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। प्रश्नावली एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से बड़े बड़े क्षेत्रों में फैले हुए जो सूचनादाता होते हैं, दाताओं से अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना और महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित करना संभव हो पाता है प्रश्नावली के माध्यम से। पर यह स्रोत जो है तभी सफलतापूर्वक कार्य करता है जबकि सूचनादाता पढ़े लिखे हों, क्योंकि इसके लिए प्रश्नावली को भरने के लिए सूचनादाताओं का पढ़ा लिखना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको लिखकर ही अपनी सूचनाओं को देना पड़ता है। तो इसलिए इसमें जो इसकी अनिवार्यता है वो यह है कि उसमें ये पढ़े लिखे लोगों पर ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और यह जो स्रोत है इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता कार्यों के प्रति सहयोग की दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला कि वो पढ़ा लिखा हो, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो व्यक्ति जिसके पास हमने प्रश्नों को भेजा है उसके अंदर जो है वो अनुसंधान कार्य के प्रति जो है उसका सहयोग की भावना होनी चाहिए, तभी वो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। नहीं तो कहेगा कि फालतू के प्रश्न है, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो ये ज़रूरी है कि जो व्यक्ति है वो उसके अंदर ये फीलिंग हो कि वह इसको भर के वापस कर दे। और भारत में इसी का अभाव होने के कारण जो है यह स्रोत जो है
अधिक प्रभावपूर्ण प्रमाणित नहीं हो पाता है, क्योंकि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, चाह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो दूसरा व्यक्ति को ये नहीं है कि वो उसको मदद कर पाए, और इसलिए या हो सकता है कि उसको उससे जानकारी ही नहीं हो उस संबंधित और हमने उसको प्रश्नावली भेज दी, ये भी हो सकता है। लेकिन जब भी हम प्रश्नावली भेजते हैं किसी के पास, तो हमें उस व्यक्ति का पूरा जानकारी रहता है कि हाँ, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर उस व्यक्ति से मिल जाएगा, तभी हम भेजते हैं। लेकिन लोगों में उतनी जो है अवेयरनेस नहीं है, उनमें ये भावना नहीं होती है सहयोग की कि वो वापस उनको भरे, उन प्रश्नों के लिए टाइम निकाले। तो इसलिए कभी कभी ये देखा जाता है कि भारत में बहुत ज़्यादा ये प्रभावपूर्ण जो है वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रविधि है प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत, वो है अनुसूची, जिसको शेड्यूल कहते हैं इंग्लिश में। तो यह भी एक प्रकार की प्रश्नावली ही होती है, पर इसे डाक के द्वारा नहीं भेजा जाता, बल्कि इसको सूचनादाता के पास जो अनुसंधान करता होता है वो स्वयं जाता है और उससे पूछ के उससे भरवा लेता है प्रश्नों के उत्तर। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वैसे लोगों से भी जो है वो हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो है यह स्रोत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत होता है, और अध्ययन का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि बहुत विस्तृत क्षेत्र है तो ये संभव नहीं है कि हम घूम घूम के सब जगह जाकर सूचना एकत्रित कर, तब तुम्हें फिर प्रश्नावली क्यों ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए यह छोटा जो समूह है, छोटे एरियाज़ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसके द्वारा दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें की है कि जो अशिक्षित लोग हैं उनसे भी हम सूचनाएं जो हैं ले सकते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण प्रविधि है प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की, वो है साक्षात्कार, जिसको इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू जो है ये प्राथमिक सूचनाओं को प्राप्त करने का और एक और उल्लेखनीय जो है साधन जो है वो है, इसमें स्थानीय व्यक्ति से मिलकर, स्वयं मिलकर उनके से बातचीत करके और विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। इसमें 2 लोगों का होना आवश्यक है, और व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति के सामने जो है पूछता है प्रश्न, और पूछकर जो है सूचनाओं को प्राप्त करता है। और इसके क्रम में वह एक घनिष्ठ जो इसमें अधिक समय से घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के कारण उस व्यक्ति के पास हम जाते हैं और सूचनाएं जो है वो एकत्रित करते हैं। और इसलिए साक्षात्कार जो है में हम वैसी बातों को भी जान पाते हैं जिनका अध्ययन जो है अन्य जो प्रविधियां हैं उनके माध्यम से हम नहीं कर पाते हैं। जैसे व्यक्ति के मनोदशा, मनोभाव, मनोवृत्तियां, संवेदनाएं, इन सभी का अध्ययन जो है डायरेक्ट हम इंटरव्यू के माध्यम से जब हम व्यक्ति से कुछ सवाल करते हैं, तो इन सब चीज़ों को या इन सब अनकही बातों का भी जो है अध्ययन हम कर पाते हैं। और इस तरह से जो है साक्षात्कार के माध्यम से हमें जो है हम वो सूचनाओं को एकत्रित कर पाते हैं, और विषय के साथ अधिक समय से घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के कारण उसके विषय से अधिक निर्भर योग्य या वास्तविक जानकारी जो व्यक्ति रखते हैं, और इसलिए उनसे साक्षात्कार करके न केवल अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हमें मिलती है, सूचनाएं या तथ्यों को एकत्रित किया जा सकता है, अपितु जो सामाजिक प्रक्रियाओं के संबंध में भी जो है वो हम ज्ञान क्यों प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्राथमिक स्रोत हैं के अंतर्गत स्वयं अनुसंधानकर्ता जो है वो सूचनादाता, स्वयं अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता ही आते हैं। और अनुसंधानकर्ता जो कुछ देखता है, सुनता है, और सूचनाएं जो कुछ भी वो कहता है उसको लिखित रूप से प्रश्नों का उत्तर जो है वो देता है, और उस विषय से संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है या सूचनाओं को जो है इनके माध्यम से एकत्रित किया जाता है। तो ये था प्राथमिक स्रोत। हमने तथ्यों को जाना कि तथ्य क्या होते हैं। तथ्य सामाजिक शोध के अंतर्गत
तथ्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जो तथ्य होते हैं वो दो तरह के तथ्य होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक या प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। विभिन्न विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम से इनको पुकारा है, बताया है। और प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत जैसा कि हमने बताया कि अनुसंधानकर्ता डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जाता है और सूचना एकत्रित करता है। और सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत जो व्यक्ति जो है पहले से जो लिखित अलिखित जो भी हैं डॉक्यूमेंट्स हैं सरकारी या जो समय समय पर कमेटियों की रिपोर्ट हैं और जितने भी शिलालेख हैं, अस्थि पिंजर हैं या जो खुदाई में मिले हुए जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं, इन सभी स्रोतों को एकत्रित करता है। तो आज का हमारा ये क्लास था। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है। अगले क्लास में हम द्वितीय स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।